friends, welcome to Aeon Ayurveda's YouTube channel. I am Dr. Neeraj Sharma, practicing obs and gynae for last 36 years. पिछले एपिसोड में आपने 8th मंथ के बारे में विस्तार से जाना। आज हम बात करते हैं 3rd एवं लास्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट मंथ यानी कि 9th मंथ के बारे में, और साथ ही हम 10th मंथ को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ये 33 से 40 वीक्स तक का होता है। फुल टर्म प्रेगनेंसी एक्चुअली 38 से 40 वीक्स की होती है, तो हम कह सकते हैं कि 10 मंथ के आसपास अब आपके इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म होने को होती हैं। इस मंथ में आपका बेबी फुल्ली फॉर्म हो जाता है और वॉर्म से बाहर आने की लाइफ के लिए तैयार होता है। वो वेट गेन करता है, उसका ब्रेन बहुत तेज़ी से ग्रो और डेवलप कर रहा होता है, और ये प्रक्रिया जन्म के बाद भी 3 इयर्स तक जारी रहती है। हालांकि उसके स्कल की बोन्स अभी सॉफ्ट रहती हैं ताकि बर्थ के समय बर्थ कैनाल से आसानी से वो पास हो सके। शरीर की बोन्स भी हार्ड हो चुकी होती हैं। फैट का भी एक्यूमुलेशन जारी रहता है, उसकी एल्बोज, उसकी नीज, शोल्डर्स, गर्दन और कलाई के फोल्ड्स वगैरह भागों में। बेबी के लंग्स मैच्योर हो चुके होते हैं और वो इनहेल और एक्सहेल करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। 2 वीक पहले से ही शरीर के हेयर्स की जो लेयर होती है वो शेड होने लगती है, जो कि पहले यूट्रस में उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है। स्किन का कलर पिंक से वाइट या विटिश हो जाता है, और जो सही कलर है वो तो जन्म के बाद पिगमेंटेशन के साथ ही सामने आता है। फिटस का रिफ्लेक्सेस जो हैं, रिफ्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर हो जाता है। वो ब्लिंक करता है, ग्रास्प कर सकता है और हेड टर्न भी कर सकता है। जो लेनुगो होता है वो करीब करीब डिसअपियर हो जाता है। बेबी लोअर पेल्विस में आ जाता है। मदर के द्वारा एंटीबॉडीज़ भी फिटस में पास ऑन होते हैं, जिससे कि वो अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर सके और बाहर आकर इन्फेक्शन का सामना कर सके। अब तक फिटस जो है वो अम्बिलिकल कोर्ड से न्यूट्रिशन मिल रहा था उसे, और डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई ऐसा खास उसमें रोल नहीं था। लेकिन अब जो है वो अपने आप को डाइजेशन के लिए तैयार कर रहा होता है, ताकि बाहर आते ही जो ब्रेस्ट मिल्क का जो पहला सिप वो लेता है उसके साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। अगर बेबी मेल है तो फाइनली उसके टेस्टिकल्स एब्डोमेन से निकलकर अपनी जगह यानी स्क्रॉटम में आ जाते हैं। नाखून बल्कि उंगलियों के टिप्स तक आ जाते हैं। इस मंथ के अंत तक हम अगर देखें तो फिटस लगभग वीक में ½ पाउंड के हिसाब से बढ़ते हुए 6 to 8 पाउंड्स का हो जाता है, और उसकी जो लंबाई है वो 18 से 20 इंचेस तक हो जाती है। अब हम जान लेते हैं कि मदर को क्या क्या फील होता है। इस समय मदर को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। इस समय यूट्रस एकदम रिब्स के नीचे होता है, तो इस मंथ में जो फंडल हाइट है उसमें कोई खास चेंज नहीं आता है। फंडल हाइट अप्रॉक्सीमेटली अगर हम प्यूबिक बोन से नापें तो वो 38 to 40 सेंटीमीटर्स तक की होती है, और एब्डोमिनल स्किन जो है वो जितनी स्ट्रेच होनी होती है उतनी स्ट्रेच हो चुकी है। इस मंथ में यूट्रस में जगह कम रहती है, इसलिए फिटस भी ठीक से घूम नहीं पाता है, वो किक नहीं कर पाता, बल्कि थोड़ा कसमसाता है, कुलबुलाता है। वजाइनल डिस्चार्ज और म्यूकस थोड़ा बढ़ जाता है। वजाइनल एग्जाम करते हुए डिस्चार्ज के साथ थोड़ा रेड एंड ब्राउन स्ट्रीक्स दिखाई दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन वगैरह की समस्या किसी किसी को हो सकती है। कभी कभी हेडेक भी हो सकता है। फेंटनेस या चक्कर आना जो है ये एक कॉमन सी चीज़ है। रात को पैरों में दर्द यानी क्रैम्प्स, कमर में दर्द, थोड़ा भारीपन, या बटक और पेल्विक एरिया में भी थोड़ा सा दर्द सा फील हो सकता है। ब्रेस्ट में भी टेंडरनेस बढ़ जाती है। कभी कभी कोलेस्ट्रॉम भी लीक होने लगता है, या कई बार थोड़ा दबाने से भी कोलेस्ट्रॉम आता है, लेकिन ऐसा दबा के निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एड़ी, पैरों और हाथों में भी स्वेलिंग किसी किसी लेडीज़ को आती है। एब्डोमेन पर ईचिंग यानी खुजली और स्ट्रेच मार्क्स भी बढ़ जाते हैं थोड़े, और जो नाभि है वो अम्बिलिकस जो है वो थोड़ी बाहर की ओर बल्ज हो जाती है, बाहर को निकलने लगती है। वेरिकोज वेन्स और बवासीर भी अक्सर देखने को मिलता है। अनियमित रूप से दर्द के साथ हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी फील होने लगते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो वैसे ही कभी कभी यूट्रस में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हल्का हल्का सा दर्द फील होता है, जिसको हम हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये एक सामान्य सी बात होती है।
इन अंतिम दिनों में कुछ मदर्स जो है वो स्ट्रेंज सपने भी देखती हैं, जो कि हो सकता है एंजाइटी के कारण होते होंगे। वेट जो है वो 25 से 35 पाउंड तक बढ़ जाता है। लेबर के नज़दीक आने पर वेट एमनियोटिक फ्लूइड का थोड़ा प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए 1-2 केजी कम हो सकता है। जो पिछला वेट हमने देखा था उससे 1-2 केजी कम हो सकता है। ऐसा देखने में आता है कि प्रेगनेंसी से कुछ वीक पहले जो है मदर कभी एनर्जी सी फील करने लगती है, कभी उसे थकान सी फील होती है। कई बार होता है उसका मन करता है कि मैं सारे घर के काम निपटा दूँ, साफ़ सफाई कर लूँ, बच्चे के आने की तैयारी करूँ, इस तरह की उसकी बातें उसके मन में आती हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि करें काम, थोड़ा थोड़ा करें, एक्सर्शन से बचें। बेबी जो है वो लोअर पेल्विस में आ जाता है, इसलिए थोड़ी स्पेस ऊपर की तरफ मिल जाती है, तो थोड़ी सांस लेने में जो पहले दिक्कत होती थी अब थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। लेकिन चलने फिरने में अभी भी दिक्कत फील हो सकती है। एंजाइटी के कारण हो सकता है कि नींद ठीक से ना आए। इसी तरह ग्रॉइन एरिया में और बैक में पेन फील हो सकता है। सर्विक्स थिन व डायलेट होने लगती है। म्यूकस होता है जो जिसने पहले सर्विक्स को लॉक करके रखा हुआ था वो डिसलॉक होने लगता है, यानी कि अब वो सर्विक्स के मुंह पे से, माउथ पे से हट जाता है। यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि हेड थोड़ा नीचे आता है तो फिर ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और यूरिन जो है वो पूरा होल्ड नहीं हो पाता है। अगर हम इमोशनली देखें तो बड़ी एंग्शियसनेस या अधीरता से डिलीवरी के समय का इंतज़ार करती है मदर। ज़्यादा एंजाइटी या एक्साइटमेंट रहता है उसको, और एक रिलीफ सा भी होता है कि अब समय नज़दीक आ गया है। और कई बार क्या होता है कि पूरा समय पास आता है तो लोग बार बार कई बार टोकते हैं, तरह तरह की बातें पूछते हैं, तो उसके कारण कभी कभी इरिटेशन भी होती है। अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक की विज़िट की बात करें तो अब ये विज़िट पर वीक यानी हर सप्ताह करनी होती है। डॉक्टर जो है वो आपकी लेबर की प्रोग्रेस, जैसे जैसे डिलीवरी समय नज़दीक आ रहा होता है तो उसकी प्रोग्रेस का अनुमान लगाने के लिए आपकी जांच करते हैं। फंडल हाइट देखते हैं वो, और फिटस का साइज़ देखते हैं, हार्ट बीट की चेक करते हैं। पल्पेशन के द्वारा वो फिटस का कौन सा पार्ट बाहर आने वाला है वो भी वो देखते हैं। आपका वजाइनल यानी इंटरनल चेकअप करते हैं, जिससे लेबर नज़दीक आने पर होने वाले सर्विक्स के चेंजेस, यानी कि सर्विक्स का जो इफेसमेंट है और किस गति से सर्विक्स जो है वो थिन हो रही है, पतली हो रही है, उस चीज़ की वो जांच करते हैं। उससे उन्हें अनुमान लग जाता है कि अब डिलीवरी में कितना समय बाकी है। इसी तरह चेकअप में वज़न तो देखना ही है, वो हर बार देखते हैं, उसी तरह वो वज़न आपका चेक करते हैं। चूँकि इस समय आके वज़न बढ़ना कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर पहले की अपेक्षा थोड़ा बढ़ा हुआ हो सकता है, किसी किसी का, सबका नहीं। यूरिन, शुगर और प्रोटीन की जांच भी हर बार की तरह ही होती है, और स्वेलिंग के लिए हाथ पैरों की जांच भी करते हैं। वेरिकोज वेन्स के लिए भी पैरों की जांच करते हैं। इसके अलावा ग्रुप बी स्ट्रैप यानी कि GBS टेस्ट, जो ये है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट से 1 मंथ पहले करीब करीब कर लिया जाना चाहिए। ये वेजाइना में स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि मदर के वेजाइना में स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होता है। कोई सिम्टम नहीं होते हैं, इसलिए पता कुछ नहीं चलता है, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ये बच्चे को डिलीवरी में के समय बच्चे में आ सकता है और काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो इस जांच के बाद अगर पॉजिटिव आता है ये, तो एंटीबायोटिक देकर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई समस्या है, आपके मन में कोई प्रश्न है, डिलीवरी को लेकर कोई एंजाइटी है, कोई चीज़ें जानने का मन है, तो वो आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखें और अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। सावधानियों की बात करें तो हमेशा की तरह हेल्दी खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, और खूब पानी पिएं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस समय माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो उन्हें भी आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि वो आपको ही पता चल सकता है कि कितनी कॉन्ट्रैक्शंस आपको दिन में आ रहे हैं या कितनी कितनी देर के लिए आ रहे हैं। तो उन पे आप नज़र रखें। लगातार हों या बहुत ज़्यादा बढ़ते रहें, रुके नहीं, तो आपको फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसी तरह बैग ऑफ वाटर्स जो है उसकी भी लीकेज पे आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह का कोई वाटर लीकेज, फ्लूइड लीकेज तो नहीं हो रहा है।
यूरिन इनकॉन्टिनेंस से बचने के लिए भी जब भी आप यूरिन जाएं तो ब्लैडर को पूरा खाली करने की कोशिश करें। यूरिनरी ट्रैक को हेल्दी रखने और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन में कम से कम 7-8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। कीगल यानी पेल्विक एक्सरसाइजेज, जिसको हमने पहले भी 7th मंथ में भी बहुत विस्तार से एपिसोड में बताया था हमने उसको, तो उस पर भी आप उस एक्सरसाइज को भी आप इस समय भी 9th मंथ में भी आप करते रहें, उससे पेल्विस जो है वो मजबूत होती है। इसी तरह कोई भी वेग ना रोकें और बेबी के मूवमेंट्स पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि बच्चा कितनी बार घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग की समस्या न आए बाद में डिलीवरी के, तो इसलिए आपको निपल्स को भी थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे को खींच के और रखना है। ये भी हमने 7th मंथ के एपिसोड में डिटेल में बताया था, आप चाहें तो 7th मंथ का एपिसोड देख सकते हैं। डिलीवरी के बाद निप्पल खुश्क ना हो जाए, कई बार हम ये समस्या देखते हैं कि खुश्क हो जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं निपल्स पे, तो उसके लिए आप पहले से ही क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग ना करें, ड्राइविंग ना करें तो बहुत अच्छा है, और इसी तरह सेक्स से भी बचें। थोड़ा वक्त वॉक ज़रूर करें, खुश रहने की कोशिश करें। हॉस्पिटल में जाने के लिए ज़रूरी सामान का जो बैग है वो पैक कर लें। बैग में अपने लिए थोड़े ढीले कपड़े, बच्चे के साफ सुथरे कपड़े, बच्चे के लिए नैपीज, सैनिटरी पैड्स, थर्मास, वाटर बॉटल जैसी बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हो तो थोड़े धुले हुए साफ सुथरे और एक्स्ट्रा कपड़े भी अपने बैग में रख लें। एंटीसेप्टिक सोप, ऑयल, ब्रश, पेस्ट, कॉम, टॉवेल और पैंटीज जैसी जो डेली ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको भी आप अपने बैग में रख लें। इसी तरह बेबी के फादर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वुड बी मदर का पूरा ख्याल रखें, उसे वॉक पर ले जाएं, उसे खुश रखने की कोशिश करें और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। और इसी तरह दोनों मिलकर बेबी के आने की प्लानिंग करें और जन्म के बाद दोनों मिलकर बच्चे को ताकि एक साथ मिलकर संभाल सकें। तो इस तरह हमने 9th और 10th मंथ में फिटस की ग्रोथ, मदर को होने वाली फीलिंग, डॉक्टर्स की एडवाइस और सावधानियों के बारे में विस्तार से जाना। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगले एपिसोड में हम लेबर से संबंधित यानी डिलीवरी के समय से संबंधित लक्षणों और क्या क्या बातों का ख्याल रखना है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार।